शान देख वैद्य नजूमी बोले, लेकिन आपने तो कहा था कि जब आपका और उसका मुकाबला हुआ था तब आप दोनों ही महाशक्ति रैंक के पहले पड़ाव पर थे और आपने नागिनी कबीले के लीडर को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उस मुकाबले में आप भी बहुत बुरी तरह जख्मी हुए थे, तो फिर वो इतनी जल्दी अपनी शक्तियों को बढ़ाने में कामयाब कैसे हो गया कि नश्वर रैंक तक पहुंच गया? नजूमी की बात सुनकर सजैन बोले, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। भले ही कोहरे की घाटी ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है, फिर भी जहां ये इंसानों के लिए नर्क है वहीं जादुई जहरीले जानवरों के लिए स्वर्ग है। आप नाज को ही देख सकते हैं। जब वो इस इलाके में आई थी तब वो तीसरे पड़ाव की शक्ति रैंक की योद्धा थी, लेकिन अब उसकी शक्तियां मुझसे सिर्फ एक पड़ाव नीचे हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि नागिनी कबीले का लीडर नश्वर रैंक तक पहुंच गया होगा। वैसे भी उस मुकाबले के बाद से नागिनी कबीले की जिम्मेदारी लीडर आदम और अन्य बुजुर्ग ही संभालते रहे हैं, और इतने सालों में शक्ति के इस पड़ाव पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परेशानी ये है कि हम उस नश्वर रैंक के नागिनी वासु से बचेंगे कैसे? सजैन की बात सुनकर महाशक्ति दाना ने गंभीर आवाज में कहा, वो तो मुझ पर छोड़ दो, फिलहाल तो हमें बस विद्युत के उस तालाब से बाहर आने का इंतजार करना है। ऐसा कहते ही दाना ने नागिनी कबीले के बुजुर्गों को देखा जिनके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उस मुस्कुराहट को देखकर वो समझ गए कि नागिनी कबीले की ये चाल थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुकाबले में उलझाकर कमजोर किया जा सके। वहीं दूसरी ओर जैसे ही वो आवाज सुनाई दी, पिशाच साम्राज्य के विताल दल से आए रहस्यमयी बूढ़े तांत्रिक बुजुर्ग सौरंग ने गुरूर भरी आवाज में कहा, तो तुम नागिनी कबीले के पुराने लीडर वासु हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर हो। अगर तुमने वेताल दल के मामले में टांग अड़ाई तो तुम्हारा दल और तुम एक झटके में खत्म कर दिए जाओगे। ऐसा कहते हुए तांत्रिक बुजुर्ग ने एक पल सांस ली ही थी कि तभी एक ताकतवर शक्ति से बना हरे रंग का 1000 फुट लंबा सांप जंगल की गहराई से निकलकर सीधा आकर सौरंग से टकराया। अचानक हुए उस हमले से उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो 20 से भी ज्यादा कदम पीछे घिसटते हुए संभला। उस हमले से उसके कपड़े चीथड़ों में बदल गए और उसके मुंह से खून निकल आया। साथ ही सभी की नजरों में उसका काला शरीर नजर आने लगा, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। हालांकि वो जानते थे कि वेताल दल के लोग अजीब होते हैं, लेकिन वो इतने अजीब होंगे कि एक राक्षस से कम नहीं दिखते, ये उन्होंने नहीं सोचा था। वहीं दूसरी ओर जब गंगाजल मूल शक्ति ड्रैगन ने देखा कि कुछ देर पहले तक उससे मुकाबला करने वाला वेताल दल का बुजुर्ग एक ही हमले में जख्मी हो गया, तो उसकी आंखों में भी एक खौफ नजर आने लगा और वो हड़बड़ाकर रंग बिरंगे तालाब की ओर वापस जाने लगा। इससे पहले कि वो तालाब की ओर जाता, उसके सामने की जगह धुंधली पड़ने लगी और तभी एक धुंधली परछाई से शक्तियों का हाथ निकलकर नीले ड्रैगन से टकराया, जो पहले से जख्मी होने के कारण हवा में 30 कदम से भी ज्यादा पीछे जा गिरा। इसी के साथ सभी के सामने एक बूढ़ा आदमी नजर आया जिसके कपड़ों पर काला सांप बना हुआ था। उस इंसान को देखकर महाशक्ति दाना ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, नागिनी लीडर वासु। जैसे ही सभी ने अपनी नजरों के सामने नागिनी कबीले के एक पुराने लीडर को देखा तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि शक्तियों के बढ़ने के साथ उसकी उम्र भी मानो कम हो गई थी और वो पहले से जवान नजर आ रहा था। उसे देखकर महाशक्ति दाना ने कहा, इसका मतलब इसने शरीर के बदलाव की गोली भी खा ली। लेकिन तभी उनके कानों में नजूमी की गंभीर आवाज सुनाई दी, नहीं, ये शरीर के बदलाव की गोली का असर नहीं है, ये असल में इसकी बढ़ी हुई शक्तियों का असर है। नश्वर रैंक पर पहुंचने के बाद कोई भी नागिनी कबीले का नाग, जो कि भले ही दिव्य नाग वंश का ही क्यों ना हो, अपने खून में शुद्धता की कमी के कारण इस स्तर से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए वो यहीं आकर रुक जाते हैं, लेकिन अपनी बढ़ी हुई शक्तियों की मदद से वो कभी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। अभी नजूमी ने इतना कहा ही था कि तभी नागिनी लीडर वासु की गंभीर आवाज सुनाई दी, बुजुर्ग नामी, मां शक्ति नाग कवच की तैयारी कीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अब जब मैं शक्तियों का ये मुकाम हासिल कर पाया हूं, तो क्यों ना अपने पुराने दुश्मनों को भी खत्म कर दिया जाए। साथ ही आप लोग जाकर उस मूल तत्व शक्ति को हासिल करने में अदम की मदद करिए। एक बार अदम उस शक्ति को हासिल कर ले, फिर मैं उसे भी बहुत जल्द अपने जितना ताकतवर बना दूंगा। फिर इस कोहरे की घाटी से लेकर इस पूरे पूर्वी इलाके पर नागिनी कबीले का राज होगा। ऐसा कहते हुए लीडर वासु की खौफनाक हंसी वहां गूंजने लगी थी कि तभी वहां एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि नश्वर रैंक शक्तियों का वो मुकाम है जिसे कोई हासिल नहीं कर सकता, लीडर वासु? ऐसा कहते हुए नाज ने एक कदम आगे जाकर लीडर वासु की ओर देखा। वहीं लीडर वासु ने जब नाज के खूबसूरत जिस्म को देखा तो वो एक पल को हैरान रह गया और बोला, खूबसूरत जिस्म वाली एक विश्वकन्या, ये तो बहुत रहस्यमयी बात है। मुझे तुम्हारे खून से खतरनाक शक्ति महसूस हो रही है, लेकिन वो अभी इतनी ताकतवर नहीं है और ना ही तुम उसे काबू कर पाओगे। लेकिन अब जब तुम सामने आ ही गई हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए नागिनी लीडर वासु आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक उसकी नजर दाना पर पड़ी, जिसे देखकर वासु ने भारी आवाज में कहा, खत्म कर दो इनको। वासु के इतना कहते ही 10 परछाइयां तेजी से अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालने लगी, जिसे देखकर दाना बोले, ये वासु पहले से भी ज्यादा जालिम हो गया है। वैद्य नजूमी, बुजुर्ग सजैन और नास, तुम तीनों नागिनी बुजुर्गों को नाग शक्ति कवच तैयार करने से रोको और मैं इस वासु से निपटता हूँ। लेकिन जब महाशक्ति दाना ने तीनों के चेहरे पर चिंता देखी तो गंभीर आवाज में आगे कहा,
फिक्र मत करो। अगर मुझे लगा कि मैं नाकाम हो रहा हूं तो मेरे पास बचकर निकलने का एक रास्ता है। और तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए किसी भी खतरे को महसूस करते ही पहले अपनी जान बचाना। ऐसा कहते हुए दाना ने आसमान के उस हिस्से को देखा जहां नीला ड्रैगन और सौरंग अपनी शक्तियों के पंखों के साथ उड़ते हुए नागिनी लीडर वासु को देख रहे थे। तभी वासु ने भारी आवाज में कहा, महाशक्ति दाना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सौरंग और मूल शक्ति ड्रैगन को अपने साथ लेकर मेरा सामना कर पाओगे? अगर ऐसा है तो ये तुम्हारी भूल है, लेकिन मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपने तीनों दुश्मनों को एक साथ खत्म करूंगा। ऐसा कहते हुए लीडर वासु ने अपने हाथ हिलाए और तेज आवाज में कहा, हजारी नाग शक्ति हमला। और उसके इतना कहते ही उसके हाथ से निकलती शक्तियां हजार नागों में बदल गई, जो तेज रफ्तार में चारों ओर से महाशक्ति दाना, नीले ड्रैगन और सौरंग की तरफ बढ़ने लगे। वहीं जब तीनों ने उस खतरनाक हमले को अपनी ओर आते देखा तो उनकी आंखों में खौफ नजर आने लगा और वो तीनों अपनी शक्तियों से अपने चारों ओर शक्तियों का कवच बनाने लगे। नीला ड्रैगन और सौरंग दाना से ताकतवर होने के बावजूद उसका साथ देने में हिचकिचा रहे थे, जिसके चलते दाना ने भारी आवाज में कहा, मेरे साथी नागिनी बुजुर्गों को नाग शक्ति कवच बनाने से रोक रहे हैं। अगर एक बार नाग शक्ति कवच बनकर तैयार हो गया तो शायद तुम्हारा घमंड तुम्हारी जिंदगी के साथ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें मिलकर इस वासु को हराना होगा। एक बार ऐसा हो गया फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। ऐसा कहते हुए महाशक्ति दाना ने तीनों के चारों ओर 50 फुट मोटी सफेद शक्तियों की दीवार तैयार कर दी। वहीं नीला ड्रैगन भले ही एक जादुई शक्ति बीस्ट था, लेकिन उसकी समझ इंसानों जितनी ही थी, जिसके चलते उसने भी अपनी शक्तियों से 50 फुट मोटी दीवार खड़ी कर दी। तभी एक बदबू फैली और लाल रंग की शक्तियों ने तीनों को घेर लिया। फिर भी 100 फुट मोटी दो महाशक्ति योद्धाओं की शक्तियों के बावजूद जैसे ही हजारों नाग उस मजबूत कवच से टकराए, उस कवच में दरारें नजर आने लगी, जिसे देखकर वेताल दल के सौरंग ने दोनों के साथ खुद को लाल खूनी शक्ति से ढक लिया और गंभीर आवाज में कहा, यह मत समझना कि मैं इस मुकाबले के बाद तुम पर कोई रहम दिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसकी नजर महाशक्ति दाना और नीले ड्रैगन की ओर थी, क्योंकि तीनों में सबसे ताकतवर वेताल दल का सौरंग ही था। वहीं दूसरी ओर नजूमी ने जब 9 नागिनी बुजुर्गों को नाग शक्ति सील बनाते देखा तो उन पर नाज और बुजुर्ग सजैन के साथ मिलकर शक्तियों का हमला कर दिया, जिससे वो सील बर्बाद हो गई। ऐसा होते देख बुजुर्ग नामी ने भारी आवाज में कहा, मंदावर, तुम उस विहान दल के सजैन और उस लड़की को रोको। तुम्हारी महाशक्ति रैंक की शक्तियों के साथ तुम्हें 2 शक्ति रैंक योद्धाओं से निपटने में मुश्किल नहीं होगी। और मैं इस वैद्य को देखता हूँ। और हाँ, इन्हें खत्म मत करना। लीडर को ये लड़की और मुझे ये वैद्य नजूमी जिंदा चाहिए। इसकी गोली बनाने की काबिलियत हमारे नागिनी कबीले के बहुत काम आएगी। ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। वहीं दोनों नागिनियों नामी और मंदावर को अपनी ओर आते देख वैद्य नजूमी के माथे पर परेशानी नजर आने लगी, क्योंकि उनमें से बचे हुए 7 आखिरी पड़ाव के शक्ति रैंक के योद्धा आसानी से एक नाग शक्ति कवच तैयार कर सकते थे, जिसे वो सभी मिलकर भी नहीं तोड़ सकते थे। जिसके चलते वैद्य नजूमी ने गंभीर आवाज में कहा, कैसे भी करके इस मुकाबले को खत्म करो, वरना हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक पल में ही पांचों की शक्तियां आपस में टकराई, जिससे जोरदार धमाके सुनाई देने लगे। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि नागिनी कबीले के योद्धाओं की शक्तियां बाकी सबसे कहीं ज्यादा थी, जिसके चलते वैद्य नजूमी, नाज और बुजुर्ग सजैन के हर हमले नाकाम हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर इस हंगामे से दूर विद्युत का शरीर पूरी तरह से रोशनी से घिर गया था और उसके जख्म पूरी तरह से भर चुके थे। साथ ही महाशक्ति गोली और बुजुर्ग सजैन की दी हुई रिकवरी बूस्टर गोली की मदद से उसे मूल रैंक हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जिसके चलते धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलनी शुरू की और अपने शरीर में बहती शक्तियों को महसूस किया। उन शक्तियों को महसूस कर एक पल को उसका ध्यान उस बवंडर पर गया जो ट्रेनिंग के दौरान उसके सिर पर नजर आ रहा था। लेकिन फिर विद्युत ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, अब मैं मूल रैंक के पहले पड़ाव का योद्धा बन गया हूँ। विद्युत ने मुस्कुराहट के साथ इतना कहा ही था कि तभी उसे अपने सामने एक और बड़ी सी मुस्कुराहट नजर आई, जो किसी और की नहीं, नागेश की थी। नागेश को देखकर विद्युत ने हैरान होते हुए कहा, नागेश, मेरे दोस्त, तुमने भी मूल रैंक हासिल कर लिया। इतना कहकर विद्युत ने नागेश की पीठ थपथपाई, जिस पर नागेश ने गुरूर से मुस्कुराते हुए कहा, और नहीं तो क्या, मूल रैंक हासिल कर लिया, वो भी तुमसे पहले। तुम तो बहुत आलसी और ढीले हो। नागेश ने विद्युत को देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा और हंस पड़ा। नागेश की बात सुनते ही विद्युत को भी हंसी आ गई। उसने नागेश की पीठ पर एक धौल जमाई और कहा, अच्छा बच्चू, उस्तादी उस्ताद से। मैं बहुत खुश हूँ मेरे दोस्त कि तुमने भी मूल रैंक हासिल कर लिया। अब देखना दोस्त, हम दोनों मिलकर क्या कमाल करेंगे। विद्युत की यह बात सुनते ही नागेश ने मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिला दिया। नागेश से इतना कहने के बाद विद्युत ने उस विशाल मूल शक्ति बवंडर की ओर देखा, जिसमें एक नीला शक्तियों का गोला नजर आ रहा था, जिसे देख विद्युत ने चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक के साथ अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहा, अब मुझे गंगाजल मूल तत्व शक्ति हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ा ही था कि नागेश ने गंभीर आवाज में विद्युत को रोका। क्यों रोका नागेश ने विद्युत को? क्या विद्युत हासिल कर पाएगा गंगाजल मूल? विद्युत ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां वो बीस्ट गया था। नागेश की बात सुनते ही विद्युत चौकन्ना हो गया और उसने उस अनंत गहरी दरार को देखते हुए चेहरे पर गंभीरता के साथ कहा, कौन कह सकता है कि बाहर से छोटा सा रंग बिरंगा दिखता ये तालाब
अंदर ही अंदर एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। और फिर नागेश की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है उस तरफ क्या हो सकता है? नागेश बोला, गंगाजल मूल तत्व शक्ति को काबू करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां कुछ ऐसा है जो बहुत खास और अनोखा है, वरना शक्ति रैंक के 5वें पड़ाव का वो खतरनाक बीस्ट मुझे इस तरह नजरअंदाज करके यहाँ से उस तरफ नहीं जाता। जानते हो दोस्त, उस गुफा में इसी बीस्ट ने मुझ पर भयानक हमला किया था। अगर नाज मेरे साथ ना होती तो न जाने ये मेरा क्या हाल करता। नागेश की बात सुनकर विद्युत ने हामी में सिर हिलाया और कहा, फिलहाल मैं इतना काबिल भी नहीं हूं कि अकेले उस बीस्ट का सामना कर सकूं, इसलिए मैं इस गंगाजल मूल तत्व शक्ति को काबू करने की कोशिश करता हूं। तब तक तुम उस जगह पर ट्रेनिंग करो और धरा मूल शक्ति बीस्ट के साथ इस जगह पर नजर रखो। ऐसा कहते हुए विद्युत ने आंखें बंद की और अगले ही पल धरा मूल शक्ति बीस्ट बाहर निकलकर सामने आ गया। धरा मूल बीस्ट के बाहर आते ही विद्युत उस भवंडर की ओर जाने लगा। वो गंगाजल मूल तत्व शक्ति हासिल करने की कोशिश करना चाहता था। दरअसल आचार्य थामा ने जो अग्नि शक्ति ग्रंथ विद्युत को दिया था, उसमें एक खास स्क्रॉल था जिसमें यह जानकारी लिखी हुई थी कि अगर कोई उस स्क्रॉल के 5 हिस्सों को ढूंढ लेता है और 5 अलग अलग मूल तत्व शक्तियों को हासिल कर लेता है तो उसकी शक्तियों की रफ्तार दुगनी हो जाएगी। इसलिए विद्युत ने मन ही मन निश्चय किया कि वो गंगाजल मूल तत्व शक्ति को काबू करके रहेगा। यह धरा मूल शक्ति के बवंडर से बहुत बड़ी थी, लेकिन विद्युत ने इसे हासिल करने और इस तक पहुंचने के लिए अपनी जान की फिक्र तक नहीं की थी। अपनी जिंदगी और मौत के सफर में आगे बढ़ते हुए वो आज उस जगह पर पहुंच गया था जहां उसके सामने गंगाजल मूल तत्व शक्ति का वो ऊर्जा गोला तैयार हो रहा था। विद्युत ने जल्दबाजी नहीं की क्योंकि उसे यह ध्यान था कि गंगाजल मूल तत्व शक्ति की सुरक्षा एक महाशक्ति रैंक का नीला ड्रैगन कर रहा था, जिसने आसानी से 7 से भी अधिक शक्ति रैंक के योद्धाओं को पल भर में मार डाला था। इसलिए विद्युत को यह भी डर था कि कहीं नीला ड्रैगन उसके वहां होने को महसूस कर फिर से वापस आकर उस पर हमला न कर दे। और उस तालाब की शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि वो तालाब के बाहर क्या हो रहा है ये महसूस भी नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके माथे पर परेशानी नजर आने लगी थी और उसका आगे बढ़ा हाथ पीछे होने लगा। अचानक उसके दिमाग में वो दृश्य कौंध गया जब वो अपनी कमजोर शक्तियों के चलते अपनी दादी को नहीं बचा पाया था और पिशाच साम्राज्य के बेताल दल के लोगों ने उसकी दादी को बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसके चलते उसकी आंखों में गहरे भूरे रंग की शक्ति नजर आने लगी और रंग बिरंगे पानी में अचानक उसके शरीर को चारों ओर से एक गहरे भूरे रंग की ऊर्जा ने घेर लिया। विद्युत ने उन शक्तियों के बवंडर की परवाह न करते हुए अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक शक्तियों की लहर उठने लगी और वो बवंडर तेज रोशनी से चमकने लगा और विद्युत पर शक्तियों से हमला करने लगा। उस हमले की वजह से धरा मूल शक्ति से घिरे होने के बावजूद भी विद्युत को बेइंतहा ठंड महसूस होने लगी और ये ठंड उसके खून में बहती शक्तियों को भी जमाने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि उसके दिल से एक शक्ति निकली। वो सतरंगी शक्ति थी, जिससे विद्युत का दिल 7 रंगों से चमकने लगा। साथ ही विद्युत ने महसूस किया कि उसमें एक पर्पल रंग की शक्ति भी थी जो रिकवरी बूस्टर गोली की थी। दोनों शक्तियों ने उसके दिल से तेज रफ्तार में निकलकर उसकी शक्तियों के उन रास्तों को पिघलाना शुरू कर दिया जो गंगाजल मूल तत्व शक्ति से जमने लगे थे। साथ ही 7 रंगों की शक्ति और पर्पल रंग की शक्ति से एक 8वें रंग का तरल निकलने लगा, जिसने उन रास्तों पर चिपकना शुरू किया। तभी विद्युत ने महसूस किया कि उसके शरीर में जबरदस्ती घुस रही गंगाजल मूल तत्व की शक्तियां बेहद ताकतवर थी, जो हार मानने का नाम तक नहीं ले रही थी और उन्होंने उस 8वें रंग के तरल को भी जमाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते विद्युत ने मन ही मन कहा, ऐसे तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा और बहुत जल्द ही मेरे शरीर के खून में बहती शक्तियां जमने लगेंगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा क्योंकि धरा मूल शक्ति फिलहाल मेरे बाहरी शरीर को मजबूत कर उसे बचा सकती है। मेरे अंदरूनी अंग अब भी कमजोर है, वरना मैं नागनी लीडर अदम के हमले से इतनी बुरी तरह जख्मी नहीं होता और जिंदगी और मौत के दोराहे पर नहीं खड़ा होता। इसी ख्याल के साथ उसने अपना अगला कदम बढ़ाया। वो महसूस कर पा रहा था कि मूल शक्ति रैंक पर होने के बावजूद भी वो इतना कमजोर था कि 10 कदम की दूरी तक तय नहीं कर पा रहा था। उसने महसूस किया कि शक्तियों के बवंडर की रफ्तार पहले से दुगनी हो गई थी और गंगाजल मूल तत्व की जंगली बेकाबू शक्तियां उसके धरा मूल शक्ति कवच को भेदकर सुई की तरह उसके शरीर में घुस रही थी, जिसके चलते उसने अपने दांत पीसकर जोर से चिल्लाते हुए एक छलांग लगाई और कुछ कदम आगे बढ़ गया। लेकिन अब शक्तियों के बवंडर की रफ्तार उसकी सोच से भी ज्यादा हो गई थी। साथ ही उसके सामने 2 कदम की दूरी पर एक चमकता हुआ शक्तियों का नीला गोला था जो किसी अंडे की तरह लग रहा था। इतना ही नहीं, विद्युत महसूस कर पा रहा था कि उसमें से एक अजीब सी शक्ति महसूस की जा सकती थी जो बेहद ताकतवर और ठंडी थी। विद्युत ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपना अगला कदम बढ़ाया, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ गया क्योंकि वो हिल तक नहीं पा रहा था, जिसके चलते उसने अपने पैरों की ओर देखा जो सफेद पड़ चुके थे। ये देख विद्युत ने अपनी आत्मिक शक्ति से अपने शरीर के अंदर झांक कर देखा कि गंगाजल मूल तत्व शक्तियों ने उसके पैरों की शक्तियों से बहते खून को रोक दिया था, जिसके चलते उसने मन ही मन कहा, गड़बड़ हो गई। असल में विद्युत ने एक छलांग में उस नीले शक्तियों के गोले की ओर जाने की कोशिश की थी और वो उसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो गया था। इससे उसके पैरों से शक्तियों की बहुत अधिक मात्रा में खपत हो गई थी, जिसके चलते गंगाजल मूल तत्व शक्तियों के बवंडर ने उसके पैरों पर हमला कर दिया। तभी विद्युत ने खुद से कहा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, और उसने अपने शरीर में बहती शक्तियों को पैरों की ओर बहाना शुरू कर दिया ताकि वो अपने पैरों का इस्तेमाल कर
एक बार में उस नीले गोले तक पहुंच सके। वहीं दूसरी ओर नागेश और धरा मूल शक्ति इस नजारे को दूर से देख रहे थे। नागेश के माथे पर परेशानी नजर आने लगी और उसने नाराजगी से कहा, हद हो गई, क्या जरूरत थी इसे जल्दबाजी करने की? ये धीरे धीरे भी तो जा सकता था। ऐसा कहते हुए नागेश मुंह बनाते हुए फिक्र भरी तिरछी नजरों से विद्युत की ओर देख रहा था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज सुनाई दी। अब पड़ गया ना मुश्किल में। जैसे ही नागेश ने उस आवाज को सुना, उसने अपने बगल में चुपचाप बैठे बड़े और भयानक धरा मूल बीस्ट की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, ओ तेरी, तुम बात भी करते हो? असल में ये पहली बार था जब धरा मूल बीस्ट ने नागेश के सामने बात की थी, क्योंकि वो और विद्युत धरा मूल शक्ति से जुड़े थे तो उन्हें आपस में बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो आसानी से एक दूसरे के दिमागी ख्याल पढ़ सकते थे। लेकिन नागेश ने तो ऐसा होने की कल्पना तक नहीं की थी। तभी धरा मूल बीस्ट ने रूखे अंदाज में कहा, यकीन नहीं होता कि तुम इस दुनिया के आखिरी दिव्य नाग कबीले के वंशज हो और ये भी नहीं जानते हो कि ये शक्तियों की लहर नीला ड्रैगन महसूस कर सकता है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि कोई उसके गंगाजल मूल शक्ति के गोले से शक्तियों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है तो उसे यहाँ आने में देर नहीं लगेगी। इतना कहकर धरा मूल बीस्ट थोड़ा रुका, फिर आगे बोला, लेकिन देखना, विद्युत अपनी चालाकी से बहुत पहले ही उस नीले शक्तियों के गोले में पहुंच जाएगा। तब नीला ड्रैगन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो शक्तियों का ऐसा धमाका होगा कि 10,000 मीटर की दूरी तक पूरा इलाका तबाह हो जाएगा और वो खुद भी शक्ति से पल भर में बर्फ का पुतला बन जाएगा। इसीलिए तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि मैं विद्युत को तो बचा लूंगा, पर मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम्हें बचा सकूं। ऐसा कहते हुए धरा मूल शक्ति बीस्ट ने अपने चारों ओर एक ट्रेनिंग सील बनाई और विद्युत के बताए अनुसार तालाब में मौजूद तैरती बची खुची शक्तियों के तरल की सफेद बूंदों को सोखने लगा ताकि उसकी शक्तियों का स्तर बढ़ सके। वहीं दूसरी ओर नागेश नाराजगी के साथ अपनी हरी आंखों से धरा मूल बीस्ट के बड़े चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट को देखकर मन ही मन उसे कोसने लगा। वहीं विद्युत तो इन सब बातों से दूर अपने शरीर से बहुत सी शक्तियों को निकालकर जमे हुए खून को पिघलाने की कोशिश कर रहा था और अपनी चक्रीय ऊर्जा को जागृत कर रहा था, जो किसी योद्धा की बुनियादी शक्ति होती है। लेकिन विद्युत के पास एक खास काबिलियत थी जिससे उसकी ये चक्रीय शक्ति औरों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, जिसके चलते विद्युत ने उन जमे रास्तों को ठीक करने के लिए शक्तियों को बहाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा करने से विद्युत की बहुत सी शक्तियां उसके पैरों की तरफ बहने लगी और गंगाजल मूल शक्ति के बवंडर ने उसके ऊपरी हिस्से पर हमला कर दिया। विद्युत हैरान था कि गंगाजल मूल शक्ति उसके दिमागी ख्यालों को इतनी आसानी से पढ़ पा रही थी। यह देख विद्युत ने मन ही मन कहा, सच में ये गंगाजल मूल शक्ति वाकई लाजवाब है। लेकिन विद्युत उस हमले के लिए पहले से तैयार था, क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया था कि गंगाजल मूल शक्ति कुछ ऐसा ही करेगी। और तभी विद्युत ने एक शातिर मुस्कुराहट लाते हुए अपने पैरों की ओर देखा, जहां ढेर सारी शक्तियां जमा हो गई थी। उसने उन्हें वापस नहीं भेजा और उनका इस्तेमाल कर एक और छलांग लगाई। वो महसूस कर पा रहा था कि गंगाजल मूल तत्व शक्ति उसके शरीर में खून के बहने के रास्ते को जमाना शुरू कर चुकी थी। लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही विद्युत उस नीले अंडे के आकार के गोले में गया तो उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई और उसने महसूस किया कि उसके शक्तियों के रास्ते पर जमी बर्फ पिघलने लगी है, जिसके चलते उसने मन ही मन कहा, ये गंगाजल मूल तत्व शक्ति तो बहुत ही अजीब है। इसका बाहरी रूप ठंडा और अंदर से गर्म है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस शक्ति को हासिल करने के लिए नागिनी कबीला और वेताल दल इतने बेताब क्यों हैं। विद्युत महसूस कर पा रहा था कि वो शक्तियां तेजी से उसके शरीर में जाकर उसके जमे हुए रास्तों को अपनी गर्मी से पिघला रही थी। लेकिन तभी विद्युत को एक घबराहट महसूस हुई। क्या गंगाजल तत्व मूल शक्ति विद्युत के शरीर पर काबू कर पाएगी? लेकिन गंगाजल मूल तत्व शक्ति इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि यह कहना मुश्किल था कि वो परत कितनी देर तक इस शक्ति को रोक पाती है। ये समझ में आते ही विद्युत ने मन ही मन कहा, मुझे जल्द से जल्द इसे अपने शरीर में मौजूद उस खास शक्ति स्टोन में भेजना होगा, वरना अगर मैंने इस शक्ति को ज्यादा देर तक अपने शरीर में रखा तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। इसलिए वो नीले शक्तियों के गोले में ट्रेनिंग करते हुए सील बनाने लगा। देखते ही देखते विद्युत के शरीर पर शक्ति बिंदु नजर आने लगे और एक एक करके उसके सभी शक्ति बिंदु खुलने लगे, जो कि पूरे 102 शक्ति बिंदु थे। इसके साथ ही विद्युत ने उस नीले शक्तियों के गोले की गंगाजल मूल जंगली शक्तियों को अपने शरीर में सोखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से शक्तियों का बवंडर कांपने लगा। दरअसल उस शक्तियों का बवंडर एक रक्षा कवच की तरह था, जो उस नीले शक्तियों के गोले से तैयार हुआ था। अब जब विद्युत गंगाजल मूल शक्तियों को सोखने लगा तो वो शक्तियों का बवंडर कांपने लगा। विद्युत गंगाजल मूल शक्तियों को तेजी से सोख रहा था। उसकी रफ्तार नीले ड्रैगन के मुकाबले कई गुना तेज थी। इस रफ्तार की वजह थी नागेश के दिव्य नागवंश की रहस्यमयी 108 शक्ति बिंदु तकनीक, जिससे वो अभी तक 102 शक्ति बिंदु खोलने में कामयाब हो चुका था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत थी, क्योंकि एक महाशक्ति रैंक का योद्धा भी 80 से ज्यादा शक्ति बिंदु नहीं खोल पाता। ऐसे में अगर वो नीला ड्रैगन विद्युत को अपनी मूल रैंक के बावजूद 102 शक्ति बिंदुओं से गंगा जल मूल शक्तियों को सोखते देखता तो वो शर्म और जलन से मर जाता।
देखते ही देखते विद्युत का पूरा शरीर नीला पड़ने लगा और साथ ही उसके शरीर पर नीली शक्तियों के जलने के निशान नजर आने लगे, जिससे विद्युत को बेइंतहा दर्द होने लगा। लेकिन विद्युत ने हिम्मत नहीं हारी और उस गंगाजल मूल तत्व शक्ति को सोखता रहा, जो अब 30 फुट के गोले की तरह दिख रही थी। देखते ही देखते विद्युत ने उसको भी सोखना शुरू कर दिया। ये देख धरा मूल शक्ति बीस्ट को उसकी फिक्र होने लगी, क्योंकि अब विद्युत के शरीर पर नीली आग की लपटें नजर आने लगी थी। साथ ही उसके ऊपर एक हल्की नीले रंग की परत भी नजर आने लगी थी, जिसके चलते धरा मूल शक्ति बीस्ट समझ गया कि गंगाजल मूल शक्ति उसके शरीर को जमा रही है, ताकि उसकी आत्मा कमजोर पड़ जाए और वो उसके शरीर को अपना नया घर बना सके। वैसे तो कोई भी मूल तत्व शक्ति अपने लिए उन्हीं शक्तियों से एक बीज तैयार कर देती है, जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक खास तरह के स्टोन में बदल जाता है, जिसके अंदर रहकर वो शक्ति उस शरीर पर काबू कर लेती है। लेकिन अब जब उसे ऐसा शरीर मिल गया था जिसमें पहले से ही शक्तियों का स्टोन था, तो उस गंगाजल मूल तत्व शक्ति ने विद्युत के शरीर पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी ओर विद्युत लगातार कोशिश कर रहा था कि वो गंगाजल मूल तत्व शक्ति को अपने शक्तियों के रास्ते से बहाते हुए उस शक्ति स्टोन तक ले जा सके, जहां पहले से ही उसने धरा मूल शक्ति को रखा हुआ था। लेकिन वो महसूस कर पा रहा था कि गंगाजल मूल शक्ति धरा मूल तत्व शक्ति से बेहद ताकतवर थी और उसे काबू करना भी बहुत मुश्किल था। इस वजह से विद्युत को बड़ी मुश्किल हो रही थी और बेइंतहा दर्द सहना पड़ रहा था। साथ ही वो महसूस कर पा रहा था कि गंगाजल मूल तत्व शक्ति उसकी शक्तियों के बहते खून को जलाने की कोशिश कर रही थी। विद्युत के शरीर में मौजूद वो 8 रंग का तरल भी इसे रोक नहीं पा रहा था, जो कि महाशक्ति गोली और पर्पल रिकवरी बूस्टर गोली से मिलकर तैयार हुआ था। एक और जहां विद्युत उस गंगाजल मूल तत्व शक्ति को काबू करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर शक्तियों की इस लहर को तालाब के बाहर नीले ड्रैगन, नागिनी लीडर वासु और वेताल दल के बुजुर्ग सौरंग ने महसूस कर लिया था। जैसे ही गंगाजल मूल तत्व शक्ति की लहर का एहसास तालाब के बाहर मौजूद ताकतवर लोगों को हुआ, तो उनके बीच चल रहा मुकाबला रुक गया, जिसके चलते वो लोग नाराजगी से एक दूसरे की ओर देखने के बाद तालाब की ओर देखने लगे। अगले ही पल उस नीले ड्रैगन की आंखों में नाराजगी नजर आने लगी और उसके बड़े से मुंह में एक नीली रोशनी चमकने लगी। वहीं यह देखकर लीडर वासु ने नाराजगी से कहा, आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने नागिनी कबीले के वासु के होते हुए गंगाजल मूल तत्व शक्ति को हासिल करने की कोशिश की? ऐसा कहते हुए उसकी आवाज में नाराजगी थी, जिसे सुनकर सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। असल में महाशक्ति रैंक से नश्वर रैंक हासिल करने के बाद वासु तालाब के अंदर मौजूद शक्तियों के बावजूद भी ये देख पा रहा था कि कोई गंगाजल मूल तत्व शक्ति को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण वो तेज रफ्तार से तालाब की ओर बढ़ने लगा। वहीं दूसरी ओर जब सौरंग और दाना ने नागिनी लीडर वासु को तालाब की ओर तेज रफ्तार में आगे जाते देखा, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो मुकाबला छोड़कर भाग रहा है। दरअसल वो अपनी महाशक्ति रैंक के बावजूद तालाब में कोई हलचल महसूस नहीं कर पा रहे थे। दाना जानते थे कि अगर वासु तालाब के अंदर पहुंच गया तो यकीनन विद्युत के जिंदा बचने का कोई भी मौका बाकी नहीं रहेगा। तो वो जानते थे कि भले ही विद्युत अजय रैंक के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर कुछ खास तकनीकों की मदद से शक्ति रैंक के योद्धा का सामना कर सकता था, लेकिन उसके लिए किसी नश्वर रैंक के योद्धा से बचना नामुमकिन था। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी चींटी का किसी हाथी से बचना, जो सिर्फ किस्से कहानियों में ही संभव था। इसलिए वो तेज रफ्तार में आगे बढ़कर उसे रोकना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वासु तालाब के अंदर जाता, अचानक तालाब का पानी जमने लगा। एक अज्ञात ताकतवर शक्ति ने तालाब के पानी को पूरी तरह से जमाना शुरू कर दिया। वहीं वासु ने जब तालाब के पानी को जमते देखा, तो वो समझ गया कि गंगाजल मूल तत्व शक्ति के अदृश्य होने का समय आ गया है। असल में 100 सालों में एक ही बार ऐसा मौका आता था जब गंगाजल मूल तत्व शक्ति की जमी बर्फ पिघलती थी और कोई उसे हासिल कर सकता था। लेकिन कुछ समय बाद वो शक्ति खुद को दुनिया से इस कदर छुपा लेती थी कि कोई उस तक नहीं पहुंच पाता था। इसलिए जब वासु ने ये होते देखा, तो उसकी आंखों में नाराजगी नजर आने लगी, क्योंकि वो उस गंगाजल मूल तत्व शक्ति को हासिल कर अपने दल के नए लीडर को ताकतवर बनाना चाहता था। इस नाराजगी के चलते उसने उस जमी बर्फ पर अपनी शक्तियों से हमला किया और उसके शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकलकर उस बर्फ को जमने से रोकने लगी। लेकिन अपनी नश्वर रैंक की शक्तियों के बावजूद वो तालाब के जमने की रफ्तार को कम नहीं कर पा रहा था। ये देखकर नीला ड्रैगन जोर जोर से हंसने लगा और दहाड़ते हुए बोला, नागिनी लीडर वासु, तू भले ही कितना भी ताकतवर हो, लेकिन तू इस सील को कभी नहीं तोड़ पाएगा और ना ही तू कभी उस गंगाजल मूल तत्व शक्ति को हासिल कर पाएगा। ऐसा कहते हुए नीले ड्रैगन के चेहरे पर घृणा भरे भाव नजर आने लगे। ये देखकर वासु की नाराजगी और भी बढ़ गई और वो अपने चारों ओर खड़े दुश्मनों को देखकर बोला, तुम सबने मिलकर आज बहुत बड़ी गलती की है। भले ही मैं इस मूल तत्व शक्ति को हासिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे भी यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा जिसने मुझे रोकने की कोशिश की। इसके साथ ही उसने अपने शरीर से कुछ भयानक शक्तियां निकालकर सभी के भागने के रास्ते बंद कर दिए और खुद नाग शक्ति कवच तकनीक बनाने लगा। वासु को वो तकनीक बनाते देख महाशक्ति योद्धाओं के चेहरों पर चिंता नजर आने लगी। देखते ही देखते सभी की नजरों के सामने एक बहुत बड़ा शक्तियों का सांप प्रकट हो गया।
जिसके आते ही आसमान में जहरीले कोहरे तक में कंपन होने लगा। सभी समझ गए कि अगर वो यहां रुके तो मारे जाएंगे, इसलिए वो वहां से भागने लगे। लेकिन तभी नागिनी कबीले के बुजुर्गों ने मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर नाज और बुजुर्ग सजैन पहले भी बड़ी मुश्किल से उस तकनीक का सामना करके उससे बच पाए थे। ऐसे में अगर कोई नश्वर रैंक का योद्धा उस तकनीक का उपयोग करता तो सबकी मौत निश्चित थी। इसी कारण सौरंग और दाना ने वासु पर हमला कर दिया। दोनों की मिलीजुली शक्तियों से उस स्थान पर शक्तियों की बाढ़ आ गई। लेकिन जैसे ही वो शक्तियां वासु पर हमला करने वाली थी, उसने उन्हें नाकाम कर दिया। देखते ही देखते वो नीला आसमान जो अब तक 7 रंगों के बादलों से घिरा हुआ था, एक हरे रंग की चादर से ढक गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। ये देखकर वैद्य नजूमी ने चिंता भरी नजरों के साथ कहा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हमें पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए था। नजूमी की बात सुनकर दाना बोले, हम सभी को अपनी मिलीजुली शक्तियों से मिलकर हमला करना होगा, तभी हम इस कवच को तोड़ सकते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस कवच के 9 हिस्सों की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर हम इन बुजुर्गों को जख्मी कर दें तो शक्तियों की कमी से ये कवच कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन 9 नागिनी बुजुर्गों को मारना होगा। ऐसा कहते हुए दाना ने थोड़ी दूरी पर खड़े नीले ड्रैगन और सौरंग की ओर देखा, जिनके माथे पर चिंता का नामो निशान तक नहीं था। जिसे देख महाशक्ति दाना समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। अचानक वो नीला ड्रैगन, जिसके स्केल्स तेज नीली रोशनी से चमक रहे थे, हवा को चीरते हुए तालाब की ओर जाने लगा। लेकिन वो उस सील से टकराया जो कि एक विशालकाय शक्तियों का सांप था। अगले ही पल वो ड्रैगन उछलकर पीछे जा गिरा। ये देखकर सभी की आंखों में खौफ नजर आने लगा, क्योंकि सभी समझ गए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। नीले ड्रैगन को पीछे हटते देख नागिनी वासु हंसते हुए बोला, जब तक मैं उस चोर को पकड़ नहीं लेता जिसने मेरी गंगा जल मूल तत्व शक्ति को मुझसे छीनने की कोशिश की, तब तक तुम सभी को मेरी कैद में रहना होगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने सामने खड़े सभी दलों के सदस्यों को देखा। वहीं दूसरी ओर नाज के चेहरे पर परेशानी के बावजूद भी खुशी थी, क्योंकि नागिनी लीडर की बातों से वो समझ गई थी कि विद्युत अभी जिंदा है। यही वजह थी कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारा नागिनी कबीला इतना ताकतवर है कि यहाँ मौजूद 4 ताकतवर दलों को टक्कर दे पाए? अगर हमारे दल के लोगों को यह पता चला कि तुमने हमें कैद किया है, तो तुम्हारा नागिनी कबीला चुटकियों में खत्म कर दिया जाएगा, नागिनी लीडर वासु। ऐसा कहते हुए नाज के चेहरे पर बेरहमी थी, जिसे देखकर वासु ने नाराजगी से कहा, क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? इस कोहरे की घाटी में मैं तब से राज करता आ रहा हूं जब शायद तुम पैदा भी नहीं हुई थी लड़की। वैसे भी कौन बताएगा उन्हें? सबको मालूम है गंगा जल मूल तत्व शक्ति किस तरह पल भर में सैकड़ों योद्धाओं को मौत के घाट उतार सकती है। मुझे तुम सभी के दलों से बस इतना कहना होगा कि तुम सभी गंगा जल मूल तत्व शक्ति को हासिल करते हुए मारे गए, और तब उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए वासु के चेहरे पर खौफनाक हंसी नजर आने लगी, और उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर नाराजगी थी। असल में सभी लोग जानते थे कि गंगाजल मूल शक्ति में इतनी काबिलियत है कि वो किसी महाशक्ति रैंक के योद्धा को भी मार सकती है। जैसे ही वासु ने सभी के चेहरों की नाराजगी को देखा, वो बोला, मेरी नश्वर रैंक की शक्तियों और नागिनी बुजुर्गों की शक्तियों से बने इस कवच को तोड़कर भाग पाना तुम सबके बस की बात नहीं। इसलिए तुम सभी के लिए अच्छा यही होगा कि हार मानो और मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम सभी को ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। अपने हाथों से सील बनाते हुए बोला, लीडर वासु, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आसानी से रोक पाओगे? ऐसा कहते हुए उसने अपने आसपास फैले कोहरे को अपने शरीर में सोख लिया, जिस कारण उसके शरीर की शक्तियां पहले से अधिक बढ़ गई। ये देख महाशक्ति दाना हैरान हो गए। ये खूनी कोहरा तकनीक सच में लाजवाब है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नश्वर रैंक पर पहुंच चुके लीडर वासु को रोक पाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमें इस मुकाबले से पीछे हटकर अपनी शक्तियों को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें जिंदा रहना है तो एक खतरनाक मुकाबला करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। ऐसा कहते हुए दाना के चेहरे पर नाराजगी और आंखों में खौफ था, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इस नाग शक्ति कवच की शक्तियां बहुत ज्यादा थी। उधर नाज विद्युत को लेकर चिंतित थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि विद्युत ठीक हो। ये सुनकर बुजुर्ग सजैन बोले, नाज, तुम फिक्र मत करो, वो लड़का हर बार सबको हैरान करने में कामयाब होता है, लेकिन उससे पहले हमें कैसे भी करके इस वासु को हराना होगा, नहीं तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर वैद्य नजूमी ने अपनी जादुई अंगूठी से कुछ गोलियों की बोतलें निकालकर दाना, नाज और बुजुर्ग सजैन की ओर फेंकते हुए कहा, उसके लिए हमें अपनी शक्तियों की जरूरत है, इसलिए जब तक नागिनी लीडर और वेताल दल के सौरंग के बीच मुकाबला चल रहा है, हमें इस मौके का फायदा उठाकर अपनी खोई हुई शक्तियों को हासिल कर लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने 3 बोतलें उन तीनों की ओर फेंकी, जिन्हें उन तीनों ने लपक लिया और उनमें से कुछ गोलियां निकालकर खा ली। तभी सौरंग देखते ही देखते एक भयानक लाल रंग के चमगादड़ बीस्ट में बदल गया।
जिसके पंखों से खूनी लाल कोहरा निकल रहा था। साथ ही उसकी आंखें काले रंग की रोशनी से चमक रही थी और उसकी शक्तियां बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। उसे देख वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। सभी की हैरान नजरों के बीच उस 100 फुट के चमगादड़ से एक भयानक हंसी सुनाई दी। सौरंग घमंड से बोला, तुम लोगों की वजह से आज मेरा बहुत नुकसान हुआ है और मैं तुम सबको खत्म करके उसकी भरपाई करूंगा। ऐसा कहते हुए वो नश्वर रैंक के लीडर वासु की ओर बढ़ा। वासु के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नजर आई और उसने तुरंत अपने हाथों की सील को बदला, जिससे उसकी शक्तियां 2 पड़ाव तक बढ़ गई। इसे देखकर महाशक्ति दाना खौफ भरी आवाज में बोले, ये महानाग शक्ति कवच तो किसी मामले में हमारी प्राचीन तकनीक मेडोना आई से कमजोर नहीं है। अब समझ में आया कि कोई भी साम्राज्य आज तक नागिनी कबीले को हरा क्यों नहीं पाया, क्योंकि इस नाग शक्ति कवच से ये लोग अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लेते हैं कि किसी भी साम्राज्य के लिए इनको हराना नामुमकिन हो जाता है। सभी की नजरों के सामने देखते ही देखते बड़ा लाल पंखों वाला चमगादड़ और 100 फुट का नागिनी लीडर वासु एक दूसरे पर अपनी पूंछ और पंखों से हमला करने लगे। दोनों के हमलों से लाल और हरे रंग की खतरनाक शक्तियां आपस में टकराई, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और वो जगह एक पल के लिए कांपने लगी। उस हमले से जहां सौरंग का शरीर कुछ कदम पीछे हुआ, वहीं दूसरी ओर नागिनी लीडर वासु को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये देख बुजुर्ग सजैन हैरान होकर थोड़ी दूरी पर हवा में उड़ रहे नीले ड्रैगन वैद्य नजूमी, महाशक्ति दाना और नाज से खौफ भरी आवाज में बोले, इस तरह तो हम सभी को ये एक एक करके मार देगा। क्यों ना हम सभी मिलकर इस पर हमला करें। बुजुर्ग सजैन की बात सुनकर जहां नाज ने हामी में सिर हिलाया, वहीं दूसरी ओर अचानक काफी देर से शांत नीला ड्रैगन घमंड भरी आवाज में बोला, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा कहते हुए उसने महानाग शक्ति कवच के चारों ओर खड़े महाशक्ति रैंक और शक्ति रैंक के योद्धाओं को देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि नागिनी लीडर इतना ताकतवर कैसे है कि वो इतनी देर से हम सभी का सामना कर पा रहा है? ये नाग शक्ति कवच ही है जिसकी मदद से उसकी खर्च हुई शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही है। जब तक कवच के चारों तरफ मौजूद नागिनी बुजुर्ग अपनी शक्तियां कवच के बीचों बीच खड़े महाशक्ति रैंक के तीनों बुजुर्गों को देते रहेंगे, वो इस कवच को अपनी शक्तियों से मजबूत करते रहेंगे। तब तक ना ये कवच टूटेगा और ना ही इस नागिनी लीडर वासु की शक्तियां कम होगी। इसलिए हमारी कोशिशें बेकार है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर गंगाजल मूल शक्ति नीले ड्रैगन ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में तालाब की ओर देखते हुए बोला, इस नाग शक्ति कवच ने मेरे बाहर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है और अब जब तालाब का ऊपरी हिस्सा भी जम गया है तो मेरी शक्तियां भी कम होती जा रही हैं, क्योंकि कोई शक्ति उन्हें अपने अंदर सोख रही है। लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूं कि वो इतना काबिल नहीं है कि इस गंगाजल मूल तत्व शक्ति को संभाल सके। जल्द ही गंगाजल मूल तत्व शक्ति उसके शरीर को काबू कर लेगी और मेरे साथ वो जो तालाब के अंदर मौजूद है वो भी बर्फ के पुतले में बदल जाएगा। ऐसा कहते हुए उसने तालाब की ओर इशारा किया, जो पूरी तरह से जम चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तालाब नहीं बल्कि सफेद फर्श हो। नीले ड्रैगन की बात सुनकर नाज और बुजुर्ग सजैन के चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी। ये देख वैद्य नजूमी ने गंभीर आवाज में कहा, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। अगर हमें जिंदा बचना है तो कैसे भी करके उन नागिनी बुजुर्गों को रोकना होगा। एक बार हम इसमें कामयाब हो गए तो यकीनन इस नाग शक्ति कवच को तोड़ने में भी कामयाब हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए वैद्य नजूमी ने उन शक्ति रैंक के बुजुर्गों की ओर देखा जो लगातार अपने शरीर से शक्तियां निकालकर नाग शक्ति कवच के बीचों बीच खड़े तीनों बुजुर्गों के शरीर में भेज रहे थे। वहीं दूसरी ओर विद्युत उस जमते तालाब की गहराई में शक्तियों के बवंडर के बीच नीले गोले के अंदर था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके शरीर के बहुत से हिस्से भी बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बर्फ की मूर्ति हो। विद्युत की इस हालत को देख नागेश के माथे पर भी परेशानी नजर आने लगी, जिसे देखकर धरामूल शक्ति 20 ने गंभीर भाव से कहा, देखो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद्युत का शरीर भले ही जम गया है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि विद्युत अब भी शक्तियों को सोखने की कोशिश कर रहा है। ये शक्तियों का बवंडर लगातार नीले गोले में शक्ति भरता जा रहा है, जिससे वो नीला गोला 80% खत्म होने के बावजूद भी लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है इस तालाब के जमने की। अगर विद्युत ने जल्द कुछ नहीं किया तो हम दोनों भी इस तालाब के साथ जम जाएंगे। धरामूल शक्ति 20 की बात सुनकर नागेश नाराज होकर उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। हम दोनों मरने वाले हैं और तुम ये जानकर भी शांत हो। क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? ऐसा कहते हुए नागेश ने अपने शरीर से निकल रही शक्तियों का स्रोत जमती हुई बर्फ की तरफ कर दिया। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि गंगाजल मूल शक्ति बवंडर उसके हमले की शक्तियों को सोखकर नीले गोले में भर रहा है। यह देखकर धरामूल शक्ति 20 नाराजगी से बोला, इस तरह तुम विद्युत के लिए मुश्किलें बढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं करोगे। यह बवंडर तुम्हारे हर हमले से शक्तियां सोखकर गंगाजल मूल शक्ति के गोले की ताकत को और अधिक बढ़ा देगा और विद्युत के लिए परेशानी और भी बढ़ जाएगी। ऐसा कहते हुए वो बर्फ से जम रहे विद्युत के शरीर को देख रहा था। वहीं दूसरी ओर विद्युत
अपने शरीर के अंदर जम रहे खून के साथ बहती शक्तियों को देखकर परेशान था, क्योंकि पर्पल रिकवरी बूस्ट दवा की परत खत्म होने से उसकी शक्तियों के साथ बहती खून की नाड़ियां जम गई थी, जिस वजह से वो शक्तियों को अपने शक्ति स्टोन में भेज नहीं पा रहा था और धीरे धीरे उसका शरीर जमता जा रहा था। ये देखकर विद्युत ने मन ही मन कहा, ये गंगाजल मूल तत्व शक्ति तो मेरी सोच और उम्मीद से ज्यादा ताकतवर और चालाक निकली। अब मैं ट्रेनिंग को बीच में छोड़ भी नहीं सकता और जमी हुई नाड़ियों के खुले बिना गंगाजल मूल तत्व शक्ति को अपने शक्ति स्टोन में भेज भी नहीं सकता। यही सोचते सोचते विद्युत के माथे पर परेशानी नजर आने लगी। हालांकि विद्युत अपने शरीर की चक्रीय ऊर्जा से उन नाड़ियों को जमने से रोक रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। तालाब के बाहर हो रहे सभी मुकाबलों से दूर विद्युत अभी सोच ही रहा था कि कैसे वो अपनी मदद करे कि तभी गंगाजल मूल तत्व शक्ति बवंडर के बाहर मौजूद नागेश ने मन ही मन अपने आप से कहा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? असल में पूर्वजों की गुफा से नागेश को पूर्वजों के दिव्य नाग का खून मिला था, जिसकी मदद से उसने अपने शरीर की शक्तियों को बढ़ाया था। लेकिन उसकी माँ दिव्य नागिन नागरानी ने नागेश को पहले ही बताया था, नागेश, ये तुम्हारे पूर्वजों का खून है जो सालों से हमारे वंशजों को मिलता आ रहा है, इसलिए गलती से भी ये खून किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। इतना याद आते ही नागेश वर्तमान में लौट आया। अभी नागेश ने जब दरामूल बीज की बात सुनी तो वो समझ गया कि विद्युत की मदद करने का बस यही रास्ता है। उसने मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर देना माँ, क्योंकि विद्युत ने मेरी और दिव्य नाग वंश की हमेशा मदद की है, इसलिए अब मुझे उसकी मदद के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। ऐसा कहते हुए नागेश ने अपने शरीर के खून में से एक छोटी सी खून की लाल बूंद को अपनी कलाई से काट कर निकाला। उस एक खून की बूंद को अपनी शक्तियों में लपेटकर सील बनाते हुए नागेश एक ताकतवर हमला तैयार करने लगा। उस एक बूंद खून के शरीर से बाहर आते ही नागेश का शरीर शक्तियों की कमी से पीला पड़ गया, जिसे देखकर धरा मूल शक्ति बीज हैरान हो गया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि नागेश आखिर क्या कर रहा है। अगले ही पल उसे वहां एक हरे और काले रंग की शक्तियों का सांप नजर आया जो बेहद ताकतवर था। जैसे ही धरा मूल शक्ति बीस्ट को वो माजरा समझ में आया तो वो नागेश को ऐसा करने से मना करते हुए बोला, रुक जाओ, तुम नहीं जानते कि इसका नतीजा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि धरा मूल बीस्ट अच्छे से जानता था कि अगर नागेश ने ऐसा किया तो गंगाजल मूल शक्तियों का बवंडर उस हमले की शक्तियों को सोखकर और भी ताकतवर हो जाएगा। लेकिन धरा मूल शक्ति बीस्ट को यह नहीं पता था कि उस शक्तियों के सांप में बेशक बेइंतहा ताकत हो ना हो, लेकिन नागेश के खून की उस एक बूंद में इतनी शक्तियां थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। नागेश ने धरा मूल शक्ति बीस्ट को खुद को रोकते हुए देखा तो उसने उसे समझाने के बजाय नजरअंदाज करते हुए तेज रफ्तार में खून की बूंद के साथ तैयार किए हमले से विद्युत पर वार कर दिया। यह देखकर धरा मूल शक्ति बीस्ट नाराज हो गया और उसने नागेश पर हमला करते हुए चीख कर कहा, क्या तुम विद्युत को मारना चाहते हो? क्या सच में नागेश विद्युत को मारना चाहता है या इस हमले के से नागेश पर हमला करते हुए कहा, क्या तुम विद्युत को मारना चाहते हो? धरा मूल बीस्ट की बात का नागेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके हमले से बचते हुए अपने शक्तियों के हमले को गंगाजल मूल शक्ति के बवंडर से गुजरते हुए विद्युत की ओर बढ़ते ध्यान से देख रहा था। शक्तियों के बवंडर ने तेज रफ्तार में उस हमले की शक्तियों को सोख लिया और गंगाजल मूल शक्ति की ताकत को और अधिक बढ़ा दिया। लेकिन नागेश का वो हमला बेहद ताकतवर था, जिस कारण वो जाकर विद्युत के शरीर से टकरा गया। वो हमला विद्युत के शरीर से जैसे ही टकराया वैसे ही एक तेज धमाका हुआ। विद्युत उस समय भले ही ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसने महसूस कर लिया कि उस हमले के अंदर कोई बेहद ताकतवर चीज है। विद्युत के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए और तभी उसके कानों में नागेश की आवाज सुनाई दी, माफ करना दोस्त, यह हमला जरूरी था, चिंता मत करो और फौरन इसकी शक्तियों को सोखना शुरू करो। नागेश की यह बात समझ में आते ही विद्युत ने तुरंत अपनी शक्ति बिंदुओं से उसे सोख लिया। ऐसा होते ही गंगाजल मूल तत्व शक्ति का बवंडर और भी भयानक रफ्तार से घूमने लगा, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि विद्युत के शरीर में एक ताकतवर शक्ति बहने लगी है। और जैसे ही विद्युत के शरीर में नागेश के खून की वो बूंद पहुंची, उसके शरीर में लाल और हरे रंग की रोशनी नजर आने लगी। वो शक्ति विद्युत के खून में मिल गई और उन शक्तियों ने उसकी नाड़ियों में जमी बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही बर्फ पिघली, एक बार फिर उसके शरीर ने शक्तियों को नाड़ियों के रास्ते शक्ति स्टोन की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। ऐसा होते ही धरा मूल शक्ति बीस्ट ने नागेश पर अपने हमले को रोक दिया। कुछ ही पलों में विद्युत की नाड़ियों पर जमी गंगाजल मूल शक्ति की बर्फ पूरी तरह से हट गई। अब विद्युत ने अपनी ट्रेनिंग की रफ्तार को तेज कर गंगाजल मूल शक्ति के नीले गोले से शक्तियों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे एक ही पल में लगभग 20 से 30 फुट तक फैले बड़े आकार के अंडे जैसा नीला जेली जैसा दिखने वाला गोला फिर से सिकुड़ने लगा और देखते ही देखते वो छोटा और फिर बहुत छोटा हो गया।
वहीं विद्युत की हालत ठीक होते देख नागेश के पीले पड़े चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभी नागेश ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक तभी वहां एक भयानक आवाज सुनाई दी। उस आवाज के साथ ही धरा मूल शक्ति बीस्ट और नागेश के सामने एक 50 फुट बड़ी परछाई आ गई। ये देख नागेश घबराकर बोला, नागिनी लीडर अदम, तुम अभी तक जिंदा हो। ऐसा कहते हुए नागेश के चेहरे पर फिक्र थी, क्योंकि वो जानता था कि अदम की शक्तियां शक्ति रैंक के आखिरी पड़ाव पर थी और विद्युत भी उसे हराते हुए इतना जख्मी हो गया था कि मरने की कगार पर पहुंच गया था। वहीं नागेश और धरा मूल शक्ति बीस्ट को देखकर लीडर अदम ने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। उसकी नजर तो सीधे विद्युत पर पड़ी, जो गंगा जल मूल तत्व शक्ति को लगभग काबू करने की कगार पर था। यह देखकर अदम के चेहरे पर नाराजगी आ गई और उसने गुस्से में कहा, लड़के, तूने मेरे महाशक्ति रैंक पर पहुंचने के सपने को नाकाम कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इसकी कीमत तेरी जिंदगी लेकर वसूल कर लूंगा। ऐसा कहते हुए वो तेज रफ्तार में विद्युत की ओर बढ़ा। उसे ऐसा करते देख नागेश और धरा मूल बीस्ट उसके सामने आ गए और उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। ये देखकर अदम खौफनाक तरीके से हंसने लगा और अपनी भयानक आवाज में बोला, भले ही तुम आगे चलकर इतने ताकतवर हो जाओगे कि मेरा सामना कर सको, लेकिन फिलहाल तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ऐसा कहते हुए अदम ने अपने शरीर से शक्तियों के सांप बना दिए, जो तेज रफ्तार में नागेश और धरा मूल शक्ति बीस्ट से मुकाबला करने लगे। शक्ति रैंक के आखिरी पड़ाव पर होने के कारण उसके द्वारा तैयार किए गए शक्तियों के सांप मूल रैंक जितने ही ताकतवर थे, जो आसानी से धरा मूल तत्व शक्ति बीस्ट और नागेश से मुकाबला कर उन्हें रोकने में कामयाब हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर विद्युत ट्रेनिंग में होने के बावजूद अदम की शक्तियों को महसूस कर चुका था। यही कारण था कि उसने मन ही मन नाराजगी से कहा, एक बार मैं इस गंगा जल मूल तत्व शक्ति को काबू कर लूं, फिर मैं इसका किस्सा यहीं खत्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए विद्युत ने अपने शरीर को शक्तियों के कवच से ढक लिया और गंगा जल मूल तत्व शक्तियों के बवंडर की शक्तियों को सोखना भी जारी रखा, ताकि फिर से वो शक्ति उस पर हावी न होने लगे। वहीं लीडर अदम तब तक अपना खतरनाक हमला तैयार कर चुका था। उसने तेज आवाज में भयानक तरीके से हंसते हुए कहा, हजारी सांप तकनीक। और विद्युत पर चारों ओर से शक्तियों के सांपों ने हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर नागेश और धरा मूल शक्ति बीस्ट के चेहरे का रंग उतर गया। अचानक सभी की नजरों के सामने एक भयानक शक्तियों का धमाका हुआ, जिसके कारण नागेश और धरा मूल शक्ति बीस्ट तेज रफ्तार में तालाब से बाहर की ओर उड़ते हुए चले गए। उस हमले और धमाके की वजह से वो बर्फ की मोटी परत भी टूटकर बिखर गई और सभी की नजरों के सामने नागेश का उड़ता हुआ जख्मी शरीर नजर आया। वहीं दूसरी ओर धरा मूल तत्व शक्ति बीस्ट उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया और वहीं पहुंच गया जहां उसे होना चाहिए। ऐसा होते ही नागेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस धमाके की आवाज से तालाब के बाहर मौजूद सब चौंक गए। सौरंग और लीडर वासु का मुकाबला रुक गया। सभी उस धमाके से निकली शक्तियों की लहर को देखने लगे और सभी की नजरों के सामने से नीला गंगा जल मूल तत्व शक्ति ड्रैगन भी धीरे धीरे गायब हो गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो अब किसी और के अधीन हो चुका है और अब उसे अपने मालिक के साथ रहना पड़ेगा। उस ड्रैगन को इस तरह गायब होते देख वासु और सभी नागिनी बुजुर्ग हंसने लगे। लीडर वासु बोला, लगता है अदम का हमला कामयाब हो गया। उसके ऐसा कहते ही सभी नागिनी योद्धा जोर जोर से भयानक तरीके से हंसने लगे। उन सभी को यूं हंसते देख वैद्य नजूमी और महाशक्ति दाना के साथ ही सभी के चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी। वो नागेश की हालत देखकर सोचने लगे थे कि शायद विद्युत अदम के उस हमले में मारा गया। जैसे ही सभी को वासु की घटिया चाल के बारे में पता चला, सभी की आंखों में नाराजगी नजर आने लगी। वहीं दूसरी तरफ नाज वासु की बात सुनते ही इतनी नाराज हो गई कि उसके शरीर की विषकन्या सील में दरार पड़ गई और देखते ही देखते पिछली बार की तरह वो न सिर्फ भयानक दिखने लगी, बल्कि उसकी हड्डियों से बने काले पंख नजर आने लगे। उसे देखकर वासु हैरान हो गया, लेकिन अपनी हैरानी के बावजूद उसने नाज की बढ़ती हुई शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए नाराजगी से कहा, भले ही इस विषकन्या शरीर से तुम्हारी शक्तियां काफी बढ़ गई हैं, लेकिन तुम इतनी भी ताकतवर नहीं हुई हो कि मुझे हरा सको। नाज ने वासु की ओर ध्यान तक नहीं दिया और अजीबोगरीब सील बनाते हुए अपनी पूरी शक्ति से अपने पंखों से 3 भयानक हमले तैयार किए। वो हमले अलग अलग दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। नाज के हमले का मकसद समझ में आते ही नागिनी लीडर ने नाराजगी से कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन तब तक उसके पंखों से निकली जहरीली हड्डियां तेज रफ्तार में अलग अलग दिशाओं में खड़े शक्ति रैंक के बुजुर्गों से टकराई और वो उस हमले को रोक न पाने के कारण पल भर में मारे गए। अपने तीनों बुजुर्गों को इस तरह से अपनी आंखों के सामने मरते देख वासु के चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी और वो नाज को जान से मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर नजूमी और दाना तेज रफ्तार में नाज को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उनके अनुसार अब जब विद्युत मारा गया था वो सभी जानते थे कि वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग सजैन
नागेश को शक्तियों की मदद से उठाकर उस मुकाबले से दूर ले जाने लगे ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन अचानक हुए नाज के हमले से बाकी 3 अलग शक्ति रैंक के नागिनी बुजुर्गों पर दबाव बढ़ गया और उनके चेहरे पीले पड़ गए। वो जैसे तैसे खुद को संभालने लगे। वो अभी खुद को संभाल ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक भयानक आवाज सुनाई दी, जिसके कारण उनके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। वो सभी आवाज की दिशा में देखने लगे। उस कुटिलता भरी आवाज में सबको सुनाई दिया, अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ। इसके साथ ही 3 शक्तियों के पंजे आकर तीनों शक्ति रैंक के नागिनी बुजुर्गों से टकराए और उस ताकतवर हमले से टकराते ही तीनों बुजुर्गों के हवा में उड़ते शरीर जम गए और उनके चेहरे शक्तियों की कमी से सफेद पड़ गए। साथ ही वो हड़बड़ाकर पीछे हटने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर वो कुछ देर तक और वहां रुके तो यकीनन वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। वहीं जब शक्ति रैंक के सभी बुजुर्ग अपनी जगह से हटे तो महाशक्ति रैंक के बुजुर्ग की हालत खराब हो गई और वो महाशक्ति नाग कवच को ज्यादा देर तक बरकरार रखने में नाकाम हो गए। दरअसल वो भी जानते थे कि अगर वो ऐसा करते तो कोई ना कोई उन पर हमला करके उनका भी वही हाल कर देता जो बाकी 6 नागिनी बुजुर्गों का हुआ था। जब वासु ने शक्तियों के कवच के घेरे को टूटते देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने हाथ में तैयार शक्तियों से नाज पर हमला किया। लेकिन तब तक महाशक्ति दाना और वैद्य नजूमी नाज के पास पहुंचकर 100 फुट मोटी और बड़ी शक्ति की दीवार बना चुके थे। लेकिन ये दीवार नश्वर रैंक के वासु के हमले को रोकने में कामयाब नहीं हुई और तीनों का शरीर उस बची खुची शक्तियों के हमले से टकराकर पीछे जाने लगा। फिर भी इतना समय काफी था, क्योंकि तब तक नाग शक्ति कवच टूटकर बिखर गया था, जिसे देखकर महाशक्ति दाना ने पलटकर हमला करके मुकाबले की बजाय भारी आवाज में कहा, शुक्रिया वासु इस मदद के लिए। ऐसा कहते हुए वो तीनों तेज रफ्तार में अपने शक्तियों के पंख फड़फड़ाकर उस जगह से भागने लगे, क्योंकि नागिनी वासु के हमले से उनका शरीर बहुत पीछे हो गया था। तीनों को भागते देख उसने अपनी नजर घुमाकर सामने की ओर की, लेकिन वो हैरान हो गया क्योंकि सौरंग भी मौके का फायदा उठाकर वहां से 9-2-11 हो गया था। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग सजैन, जो नागेश को अपनी शक्तियों से उठाकर अपने साथ ले गए थे और मुकाबले से दूर हो गए थे, वो पहले ही तेज रफ्तार में वहां से निकल चुके थे। जब वासु ने देखा कि उसके दुश्मन उसके ही दल के बुजुर्गों को जख्मी करके बचकर भाग निकले तो उसके गुस्से का ज्वालामुखी फट गया और वो एक तेज दहाड़ में चिल्लाया, जिससे पूरी कोहरे की घाटी कांप उठी। साथ ही वासु ने अपने पास थोड़ी दूरी पर उड़ रहे 3 महाशक्ति रैंक के नागिनी बुजुर्गों को नाराजगी से देखते हुए गुस्से से भरी आवाज में कहा, यहां मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ उन लोगों का पीछा करो और उन्हें खत्म कर दो। क्या यह सच है कि विद्युत नागिनी लीडर अदम के हाथों मारा गया? विद्युत के बचने की कोई उम्मीद है? वासु की नाराजगी के चलते वो ना चाहते हुए भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर वासु ने तीनों नागिनी बुजुर्गों को जाते देख गुस्से में पैर पटकते हुए अपने दुश्मनों की तरफ से ध्यान हटाया। गंगा जल मूल तत्व शक्ति के कारण जमे हुए उस तालाब को देखने लगा। उस तालाब से शक्तियों के धमाकों की आती हुई तरंगों को साफ साफ महसूस किया जा सकता था। वो शक्तियों का धमाका इतना ताकतवर था कि तालाब में मौजूद बर्फ तक पिघलकर पानी में बदल गई। साथ ही उस पानी में 10 फुट ऊंची लहरें उठने लगी। इसे देखकर वासु के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि वो महसूस कर पा रहा था कि उस तालाब के अंदर एक बहुत ही ताकतवर शक्ति मौजूद है। यह नजारा देखकर वासु ने गंभीर आवाज में कहा, अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि अदम अपनी कोशिश में कामयाब रहा। वासु ने इतना कहा ही था कि तभी उसे एक ताकतवर परछाई तालाब की पिघलती बर्फ के टुकड़ों के बीच से बाहर निकलकर आती हुई नजर आई। उस परछाई को देखकर वासु के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट नजर आने लगी, लेकिन तभी उसकी मुस्कुराहट एक पल में हैरानी में बदल गई, क्योंकि उसकी नजरों के सामने तालाब के अंदर से एक परछाई किसी हमले से टकराकर आसमान में जाती हुई नजर आने लगी। उस परछाई का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। साथ ही उसके आधे नाग और आधे इंसानी रूप को देखकर वासु ने हड़बड़ाकर कहा, ये तो लीडर अदम है। इनकी इतनी बुरी हालत किसने की? ऐसा कहते हुए वासु की आंखों में नाराजगी और चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके कबीले के सबसे काबिल जवान पीढ़ी के नागिनी अदम, जिसे उसने नागिनी कबीले का अगला लीडर चुना था, वो इतनी बुरी हालत में तालाब से जख्मी होकर बाहर आया है। इतना ही नहीं, उसके साथ एक और परछाई भी नजर आ रही थी। असल में हुआ यह था कि जब लीडर अदम ने तालाब के अंदर ट्रेनिंग में बैठे विद्युत पर हमला किया था, तब तक विद्युत गंगा जल मूल तत्व शक्ति को हासिल कर चुका था। यही वजह थी कि उसने अपने शरीर में पहले से ही मौजूद धरा मूल शक्ति और गंगा जल मूल तत्व शक्तियों से अपने चारों ओर 2 ताकतवर 40 फुट मोटे शक्तियों के कवच तैयार कर दिए थे। जैसे ही अदम की शक्तियों से बने सांप उन कवचों से टकराए तो भले ही उनमें दरारें पड़ गई, लेकिन वो उन कवचों को तोड़ने में नाकाम हो गए। वहीं उनके उन कवचों से टकराने की वजह से हुए धमाके के कारण लीडर अदम को लगा कि विद्युत मारा गया और वो निश्चिंत हो गया। लेकिन
विद्युत ने उस मौके का फायदा उठाकर अपने हाथों पर शक्तियां इकट्ठी कर एक ताकतवर मुक्के से अदम की ओर एक जोरदार हमला किया। इससे पहले कि अदम उस हमले से बचने की कोशिश कर पाता, वो शक्तियों का बड़ा मुक्का सीधा जाकर उससे टकरा गया। अचानक हुए इस हमले के लिए नागिनी अदम बिल्कुल तैयार नहीं था। विद्युत के इतने अधिक ताकतवर हमले से उसका शरीर संभल नहीं पाया और वो उड़ते हुए तालाब की गहराई से ऊपर की ओर जाने लगा। साथ ही साथ उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगा। इतना ही नहीं, उस एक हमले में विद्युत ने अपनी बहुत सी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिससे वो हमला इतना ताकतवर था कि अदम के सीने पर एक बहुत बड़ा और गहरा जख्म नजर आने लगा। इससे पहले कि नागिनी अदम का शरीर उस हमले के प्रभाव से तालाब की गहराई से ऊपर बाहर की ओर जा पाता, तभी उस तालाब की गहराई से तेज रफ्तार में विद्युत भी उसके पीछे ऊपर की ओर गया और उसने लीडर अदम की गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया। अदम की गर्दन पर अपने हाथों के शिकंजे को कसते हुए विद्युत पानी के बाहर निकल आया। उसने अदम की खौफ से भरी आंखों को घूरकर देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुझे मुझ पर छुपकर हमला करने का? आज मैं भी देखता हूं कि तुझे मुझसे कौन बचाता है। ऐसा कहते हुए विद्युत का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। साथ ही उसके शरीर से नीले और गहरे भूरे रंग की शक्तियां निकलती हुई नजर आ रही थी। विद्युत का यह भयानक रूप देखकर अदम ने हड़बड़ाकर थोड़ी दूरी पर खड़े नागिनी कबीले के पुराने लीडर वासु को देखते हुए कहा, लीडर वासु, मुझे इस लड़के से बचाइए, वरना ये लड़का मुझे चांद से मार देगा। ऐसा कहते हुए जवान पीढ़ी के अदम की आंखों में मौत का खौफ नजर आ रहा था। वहीं जब विद्युत ने नागिनी अदम की बात सुनी तो वो खौफनाक तरीके से हंसने लगा और अपनी बेरहम नजरों के साथ उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तुझे क्या लगता है आज कोई तुझे मुझसे बचा पाएगा? आज तेरी मौत होकर रहेगी। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथों के शिकंजे को और भी अधिक मजबूत कर लिया, जिससे वहां हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाजें सुनाई देने लगी। वहीं दूसरी ओर जब लीडर वासु ने अपनी आंखों के सामने विद्युत को नागिनी लीडर अदम को इस तरह मारते देखा तो उसकी आंखों में नाराजगी नजर आने लगी और उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, लड़के, अगर तूने अभी अदम को नहीं छोड़ा तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। ऐसा कहते हुए नागिनी कबीले के पुराने लीडर की आवाज बहुत भयानक थी। साथ ही उसके शरीर से बेशुमार शक्तियां निकलने लगी, लेकिन विद्युत ने उस आवाज को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे उसे उसकी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और उसने एक ही झटके में अपने हाथों से अदम की गर्दन तोड़ दी। साथ ही उसके शरीर को उस दिशा में फेंक दिया जहां से वो धमकी भरी आवाज सुनाई दी थी। इतना ही नहीं, विद्युत ने अपनी मूल शक्तियों से अदम के शरीर को फेंकते वक्त बर्फ में जमा दिया था। जब अदम का शरीर लीडर वासु के पास पहुंचा तो वो एक बर्फ का पुतला बन चुका था, जिसमें जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। अपने सामने उस इंसानी लड़के को बेरहमी से अपने कबीले के जवान लीडर अदम को मारते देख लीडर वासु के शरीर से भयानक शक्तियां निकलने लगी। वासु को देखकर विद्युत अचानक हैरान और खौफजदा नजर आने लगा, क्योंकि उसने एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखा जो नागिनी कबीले का होते हुए भी इंसान की तरह दिख रहा था। उसके कपड़ों पर एक भयानक नाग नजर आ रहा था, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो नाग अभी एक पल में जिंदा हो जाएगा। उस बूढ़े इंसान को देखते हुए विद्युत ने मन ही मन में कहा, मैं इसकी शक्तियों को क्यों महसूस नहीं कर पा रहा हूं। इस ख्याल के साथ वासु के शरीर से भयानक शक्तियां निकलते देख विद्युत ने मन में सोचा, इसकी शक्तियां तो महाशक्ति दाना और वैद्य नजूमी से भी बहुत ज्यादा हैं। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए उसने अपनी शक्तियों के पंख फड़फड़ाकर तेज रफ्तार में वहां से भागना शुरू कर दिया। वहीं विद्युत को खुद से दूर भागते देख लीडर वासु अपनी लाल आंखों से उसको देखने के साथ पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल वो विद्युत के सामने आ गया। उसने अपने हाथ को विद्युत के सीने की तरफ किया और उसे रोकने की मुद्रा में आगे बढ़ते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे लड़के, जब तक तुम एक बेरहम मौत के साथ नहीं मर जाते और गंगा जल मूल तत्व शक्ति मेरे हवाले नहीं कर देते, तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहते हुए नागिनी लीडर वासु धीमे कदमों से विद्युत की ओर बढ़ रहा था। वहीं दूसरी ओर बच नहीं सकता, जिसके चलते उसने अपने शरीर से शक्तियों को निकालना शुरू कर दिया। वहीं विद्युत को खुद से मुकाबला करने के लिए तैयार होते देख लीडर वासु ने खौफनाक तरीके से हंसते हुए कहा, तुझे क्या लगा, अगर तू गंगा जल मूल तत्व शक्ति को हासिल कर लेगा तो तू नश्वर रैंक के लीडर वासु को हरा पाएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तू आखिर कौन सा हमला करता है। वहीं विद्युत भी समझ गया था कि उसके हमले उसके सामने खड़े बूढ़े नागिनी लीडर वासु के सामने बेकार है। फिर भी उसने हिम्मत हारना तो कभी सीखा ही नहीं था, इसलिए वो अपने हाथों से सील बनाने लगा और उसने मन ही मन कहा, उम्मीद करता हूं मेरा यह हमला नागिनी लीडर को वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वो सील तैयार हो गई, जिसके चलते आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, जिसे वासु बड़े गौर से देख रहा था। वहीं दूसरी ओर विद्युत हैरान था कि उसे हमले की तैयारी करते देख भी उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी अपनी जगह से हिला तक नहीं था। लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने अपने शरीर से
डार्क लाइटनिंग की बिजली भी उस सील में भेजनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, साथ ही साथ उसने अपने शरीर से गंगा जल मूल तत्व शक्ति को भी उसमें मिलाना शुरू कर दिया, जिसे उसने अभी अभी हासिल किया था। विद्युत को ध्यान था कि पहले जब वो धरा मूल शक्ति के साथ ब्रह्मचक्र हमला करता था तो उसकी शक्ति से महाशक्ति रैंक के योद्धा भी हैरान हो जाते थे, लेकिन इस वक्त उसके सामने एक उससे भी ताकतवर दुश्मन था। इसलिए विद्युत ने धरा मूल तत्व शक्ति की बजाय गंगा जल मूल तत्व शक्ति का इस्तेमाल किया, जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अगले ही पल उसके सामने एक नीले रंग का चक्र नजर आने लगा। उस चक्र में काले रंग की बिजली की तरंगे भी थी, जिन्हें देखकर अचानक वहां एक खौफ भरी आवाज सुनाई दी। लीडर वासु, संभल कर, इस लड़के का यह हमला बहुत ताकतवर है। ऐसा कहते हुए उस आवाज में खौफ था, जिसे महसूस कर विद्युत का ध्यान जख्मी नागिनी बुजुर्गों की तरफ गया, जो और कोई नहीं, नागिनी कबीले के बुजुर्ग मंधावर, होशी आदि बुजुर्ग थे, जिनके चेहरों पर उस हमले का डर साफ झलक रहा था और वो उस हमले से काफी दूर जाकर खड़े हो गए थे। विद्युत हैरान था कि उसके सामने खड़े नागिनी कबीले के उम्र दराज लीडर के चेहरे पर तो बस हैरानी थी। विद्युत अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी नागिनी लीडर वासु ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, लड़के, मुझे हैरानी है कि तुम अपनी मौजूदा रैंक के बावजूद इस तरह का हमला तैयार कर पाए। फिर भी तुम्हारी काबिलियत इतनी ज्यादा नहीं कि मुझे तुम हरा सको। ऐसा कहते हुए उसने अपने शरीर से बहुत सी शक्तियां निकाली, जो एक भयानक सफेद रंग के बड़े सांप में बदल गई। विद्युत महसूस कर पा रहा था कि उस 1000 फुट बड़े सांप के कारण आसपास हल्की धुंधलाहट नजर आने लगी थी, जिसे देखकर विद्युत ने मन ही मन फिक्र भरी आवाज में कहा, यकीन नहीं होता कि ये नागिनी लीडर इतनी जल्दी इतना ताकतवर हमला तैयार करने में कामयाब हो गया। जिसके बाद उसने अपने हाथों में तैयार नीले रंग के चक्र से उसकी ओर आते भयानक सांप पर हमला कर दिया। देखते ही देखते विद्युत के हाथों से निकला नीले रंग का चक्र तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए 100 फुट बड़ा हो गया, लेकिन तभी 1000 फुट बड़े शक्तियों के सांप ने अपने बड़े से मुंह को खोलकर उस नीले रंग के चक्र को अपने मुंह में निगल लिया और उसकी ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर विद्युत की आंखों में खौफ नजर आने लगा और वो हड़बड़ाकर अपने शरीर पर शक्तियों का कवच चढ़ाने लगा। क्या विद्युत बच पाएगा अपने इस बेहद ताकतवर दुश्मन से? क्या नागिनी लीडर वासु छीन कर विद्युत के सबसे ताकतवर ब्रह्मचक्र के हमले को अपने मुंह में निगल गया? इसे देखकर विद्युत का चेहरा सफेद पड़ गया और वो हड़बड़ाहट कर पीछे हटने लगा। जब दूर खड़े नागिनी बुजुर्गों ने विद्युत के हमले को नाकाम होते देखा तो उनके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी, लेकिन विद्युत के माथे पर परेशानी की रेखाएं उभर आई। तभी वासु ने अपनी भयानक मुस्कुराहट के साथ कहा, लड़के, तुझे क्या लगा कि तू आसानी से एक नश्वर रैंक के नागिनी वासु के हमले को रोक पाएगा? मैं तुझे आज यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहते हुए लीडर वासु आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक उसकी शक्तियों से बना सांप कांपने लगा। ये देखकर लीडर वासु की भौहें हैरानी से सिकुड़ गई और देखते ही देखते एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने उस पूरे इलाके को शक्तियों से भर दिया। दरअसल विद्युत ने अपने उस हमले में गंगा जल मूल तत्व शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से शक्तियों का सांप उस धुंधलाहट भरी जगह में सफेद बर्फ में जम गया और टूटकर बिखर गया। ऐसा होते ही एक शक्तियों की लहर निकली। वो लहर इतनी खतरनाक थी कि उसने आसपास के 1000 मीटर के इलाके को शक्तियों से भर दिया और उस हमले के पास की चीजें पलक झपकते ही बर्फ में बदल गई। इतना ही नहीं, उस हमले के करीब होने के कारण विद्युत को उस टकराव से पैदा हुई शक्ति की लहर से बचने का मौका ही नहीं मिला और वो लहर सीधा जाकर उसके शरीर से टकरा गई, जिससे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लीडर वासु बड़े ही आराम से उन शक्तियों की लहर को खत्म करते हुए आगे बढ़ता गया। वहीं लगभग 100 मीटर पीछे हटने के बाद विद्युत की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके मुंह से खून तक निकलने लगा। खुद को जैसे तैसे संभालने के बाद जब उसने अपनी आंखों से वासु को बड़े ही आराम से शक्तियों की लहर के बीच से आगे बढ़ते देखा तो उसके चेहरे पर खौफ नजर आने लगा, जिस कारण वो मन ही मन बोला, मेरे पास भले ही गंगा जल मूल तत्व शक्तियां और धरा मूल शक्तियां हैं, जिससे मैं खुद को बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि अपने से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली लीडर वासु को मुकाबले में हराकर जख्मी कर सकूं। ऐसा सोचते हुए विद्युत की नजर उसकी ओर बढ़ रहे लीडर वासु की ओर गई, जो अब भी शक्तियों की लहरों को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। ये देखकर विद्युत ने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे अपने भागने के सभी रास्तों पर नागिनी बुजुर्ग नजर आए, जिन्हें देखकर विद्युत समझ गया कि उसके पास मुकाबला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही वजह थी कि विद्युत ने खुद को शांत करते हुए मन ही मन कहा, अब जब तुम सब यही चाहते हो तो यही सही है। ऐसा कहते हुए विद्युत दोहरे हमले की तकनीक का इस्तेमाल करने लगा। वो जानता था कि अगर उसने दोहरे हमले की तकनीक का इस्तेमाल किया तो वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाएगा और हो सकता है कि वो फिर से जिंदगी और मौत के रास्ते पर भी पहुंच जाए।
लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लीडर वासु उसे जिंदा बचकर जाने भी नहीं देगा। अपने इसी ख्याल के चलते उसके चेहरे पर बेरहमी नजर आने लगी और उसने अपने मुंह पर लगे खून को पोंछकर तुरंत सील बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए विद्युत ने पिशाच साम्राज्य के वेताल दल की खूनी कोहरा समुंदर तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब लीडर वासु ने विद्युत को फिर से हमले की तैयारी करते देखा तो उसके चेहरे पर विद्युत के लिए घृणा भरे भाव नजर आने लगे। वो बोला, लड़के, तुम एक और कोशिश करना चाहते हो, लेकिन तुम कितने भी हमले कर लो मेरे सामने नाकाम ही रहोगे। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि नश्वर रैंक के लीडर वासु का सामना कर सको। ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। वहीं विद्युत ने उसकी इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया और अपनी उंगली से खून की एक बूंद निकालकर सील बनाना जारी रखा। वो अच्छे से जानता था कि खूनी कोहरा तकनीक का इस्तेमाल कर वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाएगा और शायद मर भी सकता है, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। तभी अचानक विद्युत की सील बनते ही आसपास लाल खून का बड़ा सा दरिया नजर आने लगा। ये देखकर वहां खड़े नागिनी बुजुर्ग हैरान हो गए, क्योंकि वो इस तकनीक को पहचानते थे, जिसके चलते उनकी नजर अपने लीडर वासु की ओर गई, जो हैरानी से विद्युत के आसपास फैले खून के दरिया को देख रहा था। जिसे देखकर वो धीमी आवाज में बोला, यकीन नहीं होता, इस लड़के के पास वेताल दल की खूनी कोहरा तकनीक का एक हिस्सा भी है, तभी ये आसानी से मेरे नागिनी कबीले के शक्ति रैंक के योद्धाओं से मुकाबला करने में कामयाब हो गया। जो भी हो, मैं इस लड़के को यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा, नहीं तो भविष्य में ये नागिनी कबीले के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इतनी कम उम्र में इसने मेरे कबीले के जवान पीढ़ी के लीडर को खत्म कर दिया, जो शक्ति रैंक के आखिरी पड़ाव पर था। ऐसा लड़का न जाने कुछ सालों बाद कितना ताकतवर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो मन ही मन में विद्युत की क्षमताओं को आंकने की कोशिश कर रहा था। भले ही वो खुलेआम ये जाहिर नहीं कर रहा था कि वो उस लड़के की काबिलियत देखकर काफी प्रभावित हो गया था, लेकिन सच यही था कि विद्युत की बहादुरी और हार न मानने की जिद ने वासु को हैरान कर दिया था। अपने मन में चल रहे इन सभी ख्यालों को दरकिनार करते हुए लीडर वासु ने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ मन में कहा, मैं इससे अदम की मौत का बदला तो जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहूंगा कि आखिर इस जोकर में और कितनी काबिलियत है। वहीं दूसरी ओर जब विद्युत ने देखा कि लीडर वासु उस पर हमला करने के बजाय हैरानी से उसे देख रहा है, तो उसने मौके का फायदा उठाकर अपने हमले को तैयार करने के लिए खूनी कोहरे का इस्तेमाल किया और उसे अपने अंदर सोखने लगा। हालांकि वो अच्छे से जानता था कि ऐसा करने पर उसकी शक्तियां मुकाबले के बाद बहुत कम हो जाएंगी और यह भी हो सकता था कि वो बुरी तरह जख्मी भी हो जाए। फिर भी वो ये बात भी अच्छी तरह से समझ रहा था कि उसके सामने खड़े लीडर वासु के होते हुए वो उस जगह से भाग नहीं सकता, जिसके चलते वो लगातार सील बनाने में लगा हुआ था। वहीं विद्युत को सील बनाते देख लीडर वासु ने अपने सामने खड़े 3 शक्ति रैंक के बुजुर्गों से विद्युत पर हमला करने को कहा। अपने लीडर की बात सुनते ही तीनों नागिनी बुजुर्गों के माथे पर परेशानी नजर आने लगी। वो सभी जानते थे कि विद्युत अपने सबसे खतरनाक हमले की तैयारी कर रहा है, जिससे उसने 9वें पड़ाव वाले जवान पीढ़ी के लीडर अदम को बुरी तरह जख्मी करके मार दिया था। साथ ही वो पहले से ही जख्मी भी थे, जिस वजह से वो विद्युत पर हमला करने से डर रहे थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर उनके पुराने लीडर वासु को पता चल गया कि वो अपने से कम ताकतवर लड़के से डर रहे हैं, तो वो नाराज होकर उन्हें मार देगा। जिस वजह से तीनों लीडर ने एक दूसरे की ओर देखा और मिलकर विद्युत पर हमला करने का सोचा। वहीं जब विद्युत ने नागिनी लीडर को तीनों बुजुर्गों को उस पर हमला कर उसे पकड़ने के लिए कहते देखा, तो उसकी आंखों में परेशानी नजर आने लगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने गलती से उस नागिनी लीडर को उकसा दिया तो वो उस पर बुरी तरह से हमला कर देगा, जिसके चलते उसने दांत भींचते हुए अपनी ओर बढ़ते तीनों बुजुर्गों को देखा और तभी उसने अचानक अपने शरीर से धरा शक्ति मूल तत्व बीस्ट और गंगाजल मूल तत्व शक्ति बीस्ट को बाहर निकाल दिया। दरअसल जैसे ही विद्युत ने गंगाजल मूल तत्व शक्ति को हासिल किया था, वैसे ही इस शक्ति से जुड़ा हुआ बीस्ट यानी नीला ड्रैगन भी विद्युत के अधीन हो गया था और मुकाबले वाली जगह से गायब होकर विद्युत के पास पहुंच गया था। वहीं विद्युत के ऐसा करते ही अचानक उसके पास एक भयानक भूरे रंग का बीस्ट नजर आने लगा, जिसका मुंह गोल था। साथ ही उसके मुंह में अनगिनत दांत थे। उस धरामूल बीस्ट ने अपनी ओर आते 3 नागिनी बुजुर्गों को महसूस करते हुए दहाड़ मारी। बीस्ट को यूं दहाड़ मारते देख उन तीनों नागिनी बुजुर्गों में से एक ने कहा, लड़के, तुझे क्या लगा कि तू हमें इस मूल रैंक बीस्ट से हरा देगा? उसकी ये बात सुनते ही अचानक विद्युत के शरीर से एक नीले रंग की रोशनी बाहर आने लगी, जो तुरंत एक नीले रंग का गंगाजल मूल तत्व शक्तियों का ड्रैगन बन गई। अचानक अपने सामने एक महाशक्ति रैंक के बीस्ट को देखकर तीनों बुजुर्गों ने नाराजगी से कहा, इस लड़के ने तो गंगाजल मूल तत्व शक्ति ड्रैगन को भी काबू कर लिया है। ऐसा कहते हुए उस नागिनी बुजुर्ग के चेहरे पर खौफ था।
जिसे देखकर मंदावर ने गंभीर आवाज में कहा, तो क्या हुआ? हम तीनों 9वें पड़ाव के शक्ति रैंक के योद्धा हैं। ऐसे में हमें यह आसानी से नहीं हरा सकता। वही मंदावर की बात सुनकर होशी ने भी हामी में सिर हिलाया और तीनों ने अपने शरीर से शक्तियों को बाहर निकालकर उन्हें जहरीले कांटों में बदल दिया, जिससे विद्युत, धरामूल शक्ति बीस्ट और नीला ड्रैगन परेशान होने लगे, क्योंकि वो महसूस कर पा रहे थे कि तीनों नागिनी बुजुर्ग उन पर एक साथ हमला करने के लिए आ रहे थे। ये देखकर विद्युत ने दोनों मूल तत्व शक्तियों के बीस्ट को उन पर हमला करने को कहा। वहीं उसका इशारा मिलते ही गंगा जल मूल तत्व शक्तियों के नीले ड्रैगन ने अपने और विद्युत के शरीर के चारों ओर एक शक्तियों का घेरा बना दिया, जो देखने में भले ही आम लग रहा था, लेकिन विद्युत महसूस कर पा रहा था कि जैसे ही नागिनी बुजुर्गों की शक्तियों का हमला उस कवच से टकराया तो उस घेरे से सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी, जिससे टकराकर विद्युत की ओर आए शक्तियों के तीर पल भर में धुएं में बदलकर गायब हो गए। वहीं दूसरी ओर तीनों को मुकाबले में उलझते देख विद्युत ने अपना पूरा ध्यान उस दोहरे हमले की सील बनाने में लगा दिया, जिससे आसपास मौजूद जंगली शक्तियां उसके हाथ में आकर इकट्ठा होने लगी। वो अच्छे से जानता था कि ये जंगली शक्तियां बहुत खतरनाक हैं और वो इन्हें ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा। इसी की चिंता के चलते वो तेज रफ्तार में सील तैयार करने लगा, जिसे देखकर लीडर वासु ने हैरानी के साथ कहा, ये लड़का अपने हर हमले के साथ और भी अधिक ताकतवर होता जा रहा है। ऐसा कहते हुए उसने तीनों बुजुर्गों को देखा जिन्हें विद्युत ने मुकाबले में उलझा दिया था। वहीं दूसरी ओर विद्युत ने अपने हाथ में तैयार होती सील की ओर देखा और कहा, बहुत जल्द मेरी शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और उम्मीद करता हूं कि मेरा यह खास हमला आज कामयाब हो जाए, वरना आज ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विद्युत को हमला तैयार करते देख वासु खौफनाक तरीके से हंसते हुए बोला, लड़के, जितना ताकतवर हमला तैयार करना है कर ले, लेकिन याद रख, यह हमला तेरी जिंदगी का आखिरी हमला होगा और उसके बाद मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए उस नागिनी लीडर की आवाज बहुत भयानक थी। वासु की धमकी सुनने के बाद भी विद्युत ने अपने कदम पीछे नहीं लिए। नाराजगी से अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए वो अपनी सील तैयार करने में ही लगा हुआ था। अब विद्युत बिल्कुल अकेला रह गया है। कब तक मुकाबला कर पाएगा अपने से कई गुना अधिक ताकतवर नागिनी वासु का?